तो हाय गाइस, दिस इज प्रोफेसर बड़के और आज हमारा एक अलग वीडियो बन रहा है। ठीक है, एक अलग टाइप का वीडियो है। आज हमारे साथ जो एएफओ के सबसे फेमस टॉपर बन गए हैं, सदाशिव जी। ठीक है, सदाशिव सर हमारे साथ है, जो सबसे फेमस एएफओ टॉपर कह सकते हैं हम। ठीक है, तो आज वो हमारे साथ है। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ सदाशिव को कि इतनी बड़ी अचीवमेंट, एक जॉब उन्होंने हासिल कर लिया है। ठीक है, जॉब मिलना आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल बात है, और job is a thing to pride and he has achieved it. So congratulations Sadashiv. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके ओके। मगर सदाशिव जैसे ही पास हुआ है, टॉपर बना है, तो उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई है उसके पीछे। ठीक है और यस सर, बहुत यस सारे सर, कोचिंग्स ने इसके इंटरव्यू लिए हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल वीडियोस डाले हैं। सो यस सर। सदाशिव को एक थर्ड पार्टी, ठीक है, एक तीसरा ऐसा इंसान जिसका कोई कोचिंग वगैरह तो नहीं है, मगर मैं सेम टाइप की वीडियो बनाता हूँ, ऐसा एक चैनल चाहिए था, ऐसा एक मौका चाहिए था जहाँ पे वो खुलकर अपनी बात कह सके, सब कुछ सच बता सके। तो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग यस, दिस वीडियो विद सदाशिव। ठीक है, एंड यस हम सर। पूछने के भी कोशिश करेंगे, सदाशिव से निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया। ठीक है, कैसे इतने सारे मार्क्स ला के दिखाए मेंस में। So everything we will know, ठीक है, and we will start with some questions here. तो देर ना करते हुए हम सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सदाशिव के साथ कि सदाशिव, क्या आपने सच में मल्टीपल कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए थे? ठीक है, मतलब सब लोग बोल तो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सबूत भी लगा के दिखा रहे हैं लोगों को, ठीक है, मगर क्या आपने सच में या ऐसी मल्टीपल कोचिंग ज्वाइन करी थी? करी थी तो आप आधे आधे नाम लेकर हमको पता है कि कौन सी कोचिंग का आपने सच में पढ़ा है। ठीक है, और यस, यस, यस। मतलब किस तरीके से आपने मल्टीपल कोचिंग्स का यूज किया है अपनी मेंस के या फिर जो भी है पूरी एएफओ की प्रिपरेशन के लिए? ओके सर। सर मैं पहले ये बताना चाहूँगा सर, कि एग्रीकल्चर का सर जो पढ़ाई होता है सर, वो बहुत ही वास्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और उसके साथ सर, जब मैंने फ्रेशर था सर 2020 में मैंने एग्ज़ाम नहीं दे पाया सर, कोविड की वजह से मैंने फॉर्म फिल किया था, तभी एग्ज़ाम नहीं दिया सर। 21-22 का जो अटेम्प्ट था सर, मैंने उस टाइम पे मैंने मल्टीपल कोचिंग नहीं किया सर, क्योंकि मैं फ्रेशर था सर, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश भी करना होता था, एग्रीकल्चर करना होता था, तो फिर मैंने बस एक ही इंस्टीट्यूट, एक ही कोचिंग को फॉलो किया था। हम्म। उसके बाद सर मुझे वो स्कोर नहीं आया सर, मेरा मेरा जस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर बहुत ही कम था सर, मैंने इंटरव्यू को भी नहीं जा पाया। तो फिर हम्म। मैंने सोचा सर थोड़ा सा, अब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अच्छा हो चुका था सर, तो फिर मैंने हम्म। क्वांट रीजनिंग को हाथ ही नहीं लगाया सर 2022 में। वो हाँ। नवंबर दिसंबर में ही मैंने ओपन किया था, बस इंग्लिश और एग्रीकल्चर इतना ही था। तो फिर मैंने सोचा सर एक एक कोचिंग से मैंने स्टार्टिंग में से एग्री कोचिंग चंडीगढ़ मैंने ज्वाइन किया था। हम्म। अप्रैल 18 2022 में ज्वाइन किया था। उससे पहले ओके सर मैंने फेब में बुक्स उनका रीड किया था, एक ओके। दो टाइम रीड किया था बुक्स। उसके बाद सर एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के बाद सर मैंने इंडियन आईक्यू से जुड़ा सर, उनमें अचीवर बैच 2 का टेस्ट सीरीज और उनका इंटरव्यू बैच भी मैंने ऐड किया सर। एम ईएफओ ओके। से मैंने जुड़ा सर, उनका 100 डेज मैराथन वो सब कुछ। और उसके बाद स्कोर एंड साइन, वो भी टेलीग्राम सेशन ही होता है सर, उससे जुड़ा था। और हम्म। उसके साथ साथ ऐसे ही शुभम सर एकेडमी से मैंने जुड़ा हूँ इंटरव्यू के लिए। ऐसे ही हम्म। और भी है सर, आईआरआर टॉपर्स, उनसे तो मैंने उनका बुक्स रीड किया हुआ है। ऐसे वैसे इसका मेन रीजन ये भी था सर, मेरा सीजीपीए अच्छा था सर, मैंने कॉलेज के डेज में भी अच्छे से पढ़ाई किया हूँ। और एक बात सर, 2019 और 20 में जो मैंने एमसीआईआर का हमारा जो स्टेट पीजीसीईटी होता है, वो भी मैंने दिया था सर। शायद मुझे फाइनल रैंक मेरा कुछ 165 रैंक था सर, ऑल ओवर बहुत महाराष्ट्र अच्छा। में। तो फिर कंसेप्ट अच्छा था सर, रीडिंग का स्पीड भी मेरा अच्छा था, अच्छा ही रीडिंग का स्पीड अच्छा था सर। तो फिर मैंने इजीली वो कर पाता था सर, इजीली बुक्स विद इन शॉर्ट टाइम में मैंने रीड कर पाता था। तो फिर मुझे लगता है ये एडवांटेज था सर, जो मल्टीपल कोचिंग के साथ जुड़ने का, ऐसा मुझे लगता है सर। अच्छा, मतलब आपने मल्टीपल कोचिंग्स करी है, मगर आपने यस ऐसा सर। नहीं है कि आप किसी एक कोचिंग से सारा कुछ उसी से कर लिया, या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ है आपका? आपने मतलब दो तीन पॉइंट्स हम समराइज कर सकते हैं इसको आंसर को, कि एक तो आप पहले से होशियार है ठीक है, आप अच्छे यस अच्छे सर। स्टूडेंट रहे हो, आपका सीजीपीए वगैरह सब अच्छा है, 165 रैंक मुझे पता है एमसीआर में लाना बहुत यस बड़ी बात होती है। तो बहुत। आपने वो भी लाई है एमसीआर की यस पढ़ाई करके। सो आपका बेसिक कंसेप्ट जो 4 साल में बनता है वो बहुत ज्यादा क्लियर हमको समझ में आ रहा है यहाँ पे, उसमें कोई दो राय नहीं है। यस उसके बाद यस आपने मल्टीपल कोचिंग्स इसलिए ज्वाइन करी है
ताकि आप अलग अलग कोचिंग्स की जो बेस्ट थिंग है उसको निकाल के, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर सके। क्योंकि आपने पहले यस ही सर, एक ही कोचिंग का पढ़ाई करके आ, ठीक है, हम भी मतलब मैं भी यस सर, सोचता हूँ कि अगर किसी को पढ़ाई करनी है तो एक सिर्फ एक सोर्स को पकड़ के या फिर एक ही सोर्स, एक ही बुक को पढ़ के आप पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको मल्टीपल चीजें देखनी यस पड़ती है आज के जमाने में। सो यू हैव डन यस दैट, यू हैव कलेक्टेड द मल्टीपल सोर्सेस, मल्टीपल कोचिंग से, एंड यू हैव रीड फ्रॉम द बेस्ट थिंग। ओके, तो आपने यस ये सब यस किया है। यस तो यस सर, मैंने एक्सेप्ट किया है सर। यस सर, हाँ, और आपने एक्सेप्ट भी किया आप है, ठीक है। यस, और एक एक बात मैं बताना चाहूंगा सर, और एक कोचिंग शायद मुझे रहेगा सर, आर एस राजपूत सर का एक कोचिंग है एग्रीकल्चर का, वो भी मैंने ज्वाइन किया था, उनको भी मैंने पर्सनली मेरा रिजल्ट भी शेयर किया हुआ है। या और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा सर। आजकल देखिए सर, आजकल एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ सर, जब भी कोई आईआरआई टॉपर्स का टेस्ट बुक्स लेना चाहता है तो फिर उनको पूरी कोर्स लेना पड़ता है सर, पूरी कोर्स लेने के बाद ही वो बुक्स परचेज कर सकता है सर। तो उनके पास रिकॉर्ड होता है सर, जब भी कोई बच्चा सक्सेसफुल होता है तो फिर उनको पास रिकॉर्ड होता है कि इस बच्चे ने ये बुक्स हमारी तरफ से खरीदा था। सो फिर उनको राइट से सर बताने का कि ये जो है सर सक्सेसफुल पर्सन, तो ये इनका बुक्स रीड किया हुआ है सर। तो फिर इसलिए मैंने समझा, मुझे मुझे लगा सर उनका बुक्स मैंने रीड किया हुआ है, उनका जो भी सोर्सेस था ना सर, जो भी टेस्ट सीरीज था, वो मैंने पढ़ा हुआ है सर, उनका टेस्ट मॉक मॉक लगाया, तो फिर उन्हें बताना चाहिए। तो मुझे लगा सर जो जिनके साथ मैंने जुड़ा हुआ सर, उन सबको मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक सबको ही बता दिया है कि मैंने रिजल्ट भी शेयर किया हुआ है। हाँ हाँ तो हाँ। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट कुछ दो चार आई थिंक दो चार इंस्टीट्यूट छोड़ करके बहुत सारे इंस्टीट्यूट में फोटो लगा हुआ है सर, जो आप देख सकते हैं सर अभी। यस सर, सो सदाशिव मतलब बस यही कहना चाहता है कि उसने किसी को भी डिनाई नहीं किया है, जिस किसी का यूज यस उसने मतलब जिस किस भी कोचिंग का मटेरियल यस उसने यूज किया है, उन सब का कंट्रीब्यूशन वो यस। एक्सेप्ट कर रहा है कि है उसके विक्ट्री में, ठीक है। मगर कोई और एक point सर मैं हाँ देना चाहूंगा। अब सर देखिए सर, जो यदि सर मैंने नेमराज सुंदा पढ़ा हुआ है सर, या फिर मैंने और कोई भी आर के शर्मा जी का आर के शर्मा सर का बुक पढ़ा हुआ है, तो पर हाँ वो वैसा ही रह जाता है सर, जब वहां पर कोई क्लेम करने वाला होता नहीं है सर, नेमराज सर आकर के मुझे हाँ नहीं पूछेंगे, या फिर आर के शर्मा सर आकर के मुझे नहीं पूछेंगे, तो हाँ वो रह जाता है सर। अरुण कात्याम सर का भी मैंने वालुम वन वालुम टू पढ़ा हुआ है, तो हाँ वो आकर के नहीं पूछते, तो ये रह जाता है ऐसे ऐसे। तो फिर ये भी बताना मुझे जरूर आई थिंक इम्पोर्टेंट समझता हूँ सर, मैं ये भी बताना चाहिए। हाँ। तो मतलब यस देखो सर, बुक्स, इसीलिए तो बुक्स महान होती है, ठीक है। लोग यस सर, हमेशा बदल सकते हैं, लोगों की नीयत बदल सकती है, मगर बुक्स कभी नहीं बदलती। मतलब बुक्स तुमको यस आके यस नहीं बोलेगी कि मेरा कंट्रीब्यूशन मुझे दो, चलो आओ इंटरव्यू दो। ठीक है, यस बुक्स यस ऐसे कभी नहीं बोलेंगे, बुक्स हमेशा तुमसे लॉयल रहती है। ठीक है, मगर यस यस इंसान भले ही ना रहे। तो यस सर, यस सर, सदाशिव ने बहुत सारे तरीकों से पढ़ाई करी है और उसने सारा एक्सेप्ट किया है, सबको उसने बताया है, ठीक है। ईमानदारी से यस उसने मल्टीपल जो हो सकता था कंट्रीब्यूशन करने वालों को बता दिया, ठीक है। इसमें उसकी यस कोई गलती नहीं है। सबसे पहली तो बात यस यही है कि ही इज नॉट रॉन्ग इन एनी वे, ठीक है, कि सदाशिव की इसमें कोई भी किसी भी तरीके से गलती नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यस बात यह है। सो उसके बाद हम अभी अगले वाले क्वेश्चन में कुछ जाते हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी ये है कि सदाशिव जिसने इतनी बड़ी एग्जाम टॉपर बन के क्रैक की है, ठीक है, एक जॉब उसको मिला है, इतनी खुशी का मौका है, उसके सत्कार होने वाले हैं, मतलब जगह जगह से लोग पूछते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ये सब चीजें छोड़ के सदाशिव को इतने एक्सप्लेनेशन क्यों देने पड़ रहे हैं, ठीक है। ये कंट्रोवर्सी बनी कैसे, उसका जो सक्सेस है कंट्रोवर्शियल कैसे बना। तो ये सबसे मेरे को लगता है कि एक वीडियो जो किसी मेंटोर वाले ने लगाया था, ठीक है, उस एक वीडियो से बहुत कुछ मतलब कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि टॉपर की सच्चाई हम बता रहे हैं, ठीक है, टॉपर की सच्चाई एंड ऑल। उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से जो है बहुत सारे स्क्रीनशॉट और चैट्स भी वहां पे लगा दी, ठीक है। वहां पे सदाशिव को भला बुरा कहा, ठीक है, बिक गया कहा, ठीक है, जो बहुत ही गलत है एक स्टूडेंट के बारे में कहना, वेरी रॉन्ग थिंग। बट उसी जगह से बहुत कंट्रोवर्शियल इसका सक्सेस बन गया, ठीक है। और लोग मतलब जगह जगह से आके ये एएफओ टॉपर को क्लेम करने लगे, मतलब एक बहुत बुरी तरीके रेस लगने लगी, जो बहुत खराब लगती है, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए या फिर टीचर्स के लिए भी।
सो हम सदाशिव का भी यहाँ पे ओपिनियन जानना चाहते हैं कि उसका क्या सच्चाई में अब क्या कहना है यहाँ पे, ठीक है, किसी भी कोचिंग से हटके, ठीक है, एक थर्ड पार्टी चैनल है। अब यहाँ पे सदाशिव क्या कहेंगे, क्या उनका ओपिनियन है? सर मुझे मुझे लगता है सर, उन्होंने वीडियो में क्लेम किया है सर कि मेरा रिप्लाई नहीं आया, इसलिए उन्होंने वीडियो बना रहे थे, इसलिए ये उन्होंने वीडियो में कहा है सर मेरा रिप्लाई उनको नहीं आया। इसका मतलब सर मैंने उनको रिजल्ट मेरा सेंड नहीं किया सर। उसका पीछे रीजन था सर कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था सर रिजल्ट सेंड करने से। मैंने बहुत ही सारी इंस्टीट्यूट को अपने मेरा रिजल्ट सेंड किया हुआ है सर। एग्री कोचिंग चंडीगढ़ हो सकता है सर, इंडियन आईक्यू हो सकता है सर, आर एस राजपूत सर का हो सकता है, एम का हो सकता है सर, स्कोर एंड साइन का, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को मैंने मेरा रिजल्ट सेंड किया हुआ है सर। मेरा पिक, मेरा फोटो होता है वो भी सेंड किया हुआ है। तो इनको सेंड करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं था सर। लेकिन उन्होंने जैसे कहते हैं सर इथिक्स भी कुछ चीज होता है सर, तो फिर मेरा भी कुछ इथिक्स का चीज यही है सर कि मैंने यूज नहीं किया है सर। तो फिर इनका बताने का क्या मकसद हो सकता उनका? मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अगस्त 2 में सर उन्होंने मुझे फ्री में बैच ऐड किया था सर। उसका रीजन यही था, मुझे 10 पोल्स डालने होते थे, मैं उनका ग्रुप का एडमिन था, उन्होंने मुझे एडमिन बनाया था। तो फिर वो 10 पोल्स डालने होते थे सर। 10 पोल्स डालने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होता है ना सर। वही फिर से मैं तो स्टूडेंट था एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का सर, कुछ वहां से यहाँ से डालूंगा तो फिर कॉपीराइट का इश्यू आ जाएगा। उनका ही खुद का मटेरियल उनका चैनल पर डालना होता है। तो फिर मैंने वीडियो से, तो वीडियो का एक बात बताना, वीडियोज में क्वालिटी कम करने का कुछ ऑप्शन ही नहीं था सर। वो जब भी इंटरनेट अच्छा होता था तो फिर वीडियो 1080 पिक्सल पे चला जाता था सर, और एक घंटे में मेरा 1.5 GB का डेटा खत्म हो जाता था सर। तो फिर मुझे टेस्ट देने के लिए कुछ डेटा ही नहीं रहता था। तो फिर मुझे वो वीडियोस देखना भी तो हुआ नहीं सर। वीडियोस एक दो देखने के बाद मैंने किया, वीडियोस भी मैंने नहीं देखा, और वीडियो को उसका कुछ फायदा नहीं हुआ सर। मैंने टेस्ट भी कुछ नहीं दिया सर। और ये भी था सर। मैंने बुक्स भी वो आई थिंक अक्टूबर 12 में वो बुक्स मुझे आकर पहुंचे सर। वो बुक्स उन्होंने भेजा था, उसका रीजन यही था सर, बस क्वेश्चंस डालने होते थे। तो फिर नवंबर 19 में सर, आई थिंक नवंबर 19 में मैंने बंद किया था सर क्वेश्चंस डालना, क्योंकि मुझे प्रीलिम्स का बहुत ही ज्यादा वो डर होता है ना सर। नवंबर दिसंबर में तो प्रैक्टिस करो यही लगा रहता है सर, ज्यादा इंग्लिश पढ़ना होता है। तो फिर मैंने बंद किया सर। उसके बाद उन्होंने मुझे ग्रुप का एडमिन से हटा दिया। तो फिर मैंने उनका, जब ये होता है ना सर, जनवरी मंथ होता है तो बहुत ज्यादा मॉक देने पड़ते हैं सर, बहुत ज्यादा एनालिसिस। तब मैंने देखता हूँ सर, मुझे कोई कुछ भी ऐप के ऊपर अवेलेबल ही नहीं सर, कुछ भी कंटेंट नहीं है। मैं तो वहाँ नया लग रहा हूँ, जो कि अगस्त में तो मुझे वो कोर्स में था। तो फिर जनवरी में मैंने उनका कुछ भी नहीं ऐड यूज किया। तो फिर अल्टीमेटली सर मैंने उनका कुछ मटेरियल भी ऐड नहीं किया, उनका मटेरियल भी मैंने रीड नहीं किया, उनका कुछ मैंने यूज नहीं किया। तो फिर मुझे लगता है सर उनको ये क्रेडिट क्यों मैं दूं, इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं दिया सर उनका, वो व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं दिया। तो फिर उन्होंने उसका सच्चाई वैसा भी मुझे थोड़ा सा वो ऑब्वियस है सर, किसी को भी हर्ट हो जाता है ऐसा बोलने से। तो फिर मुझे भी हर्ट हुआ। सो मैंने दीपक सर से रिक्वेस्ट किया सर, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ से, कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, आप सच्चाई बताना चाहते हो तो हम आपको मौका देंगे। तो फिर मैंने वीडियो भी है सर अभी वो यूट्यूब के ऊपर भी, वो वीडियो से थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ गया सर। यदि नहीं करते सर तो फिर मुझे लगता है सर वो मेरा जो करियर होता है ना सर, मेरा करियर एक स्टूडेंट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क तैयार हो जाता है। सो वो ऐसा लगता है सर, ऐसे क्लैरिटी नहीं मिलता है ना सर। इसलिए तो मुझे लगा सर उनके साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ क्या असली में क्या सच्चाई है वो बताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने वो वीडियो दीपक सर के साथ रिक्वेस्ट करके वो बनाया था, वो भी है सर यूट्यूब के ऊपर। इसलिए मुझे थोड़ा सा वो मैंने मुझे भी वो ज्यादा ही। लेकिन सर मैं एक बात सच में बताना चाहता हूँ सर, मुझे इस बात का कुछ 0.001% का भी कुछ गिल्ट नहीं है सर मुझे। मैंने तो ऑब्वियसली मैं उतना वीडियोस तो देख ही नहीं सकता था सर, क्योंकि तो ऑब्वियस बात है सर, मेरा तो कुछ जियो का कुछ रिलेशनशिप तो नहीं है सर, रिलायंस का तो कोई सीईओ भी नहीं है घर से। तो फिर मैं एक आराम से फार्मेस का बेटा था, तो फिर मुझे 1.5 GB ही मिलता था। तो फिर इसलिए मैंने उनका कोर्स का कुछ भी मैंने यूज नहीं किया। तो फिर मैंने वो क्रेडिट उनको देना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने वो उन्हें। तो मतलब तो सदाशिव को यहाँ पे यही कहना है कि जो जिस किसी ने भी बहुत बुरी तरीके से, ठीक है, मैंने भी वो वीडियो देखा है, बहुत ड्रामेटिक तरीके से सदाशिव पे जो भी आरोप लगाया है वो बहुत ही मतलब निरर्थक है, ठीक है। उसने बिल्कुल भी पढ़ाई उस वाले कोचिंग से, मेंटोर वाली कोचिंग से नहीं करी है, ठीक है। ये उसने क्लियर क्लियर बोला, मतलब झूठ बोल के भी क्या करेगा, ठीक है। तो उसने पढ़ाई भी नहीं करी,
ठीक है, फिर भी आपको कंट्रीब्यूशन का ये चाहिए, क्लेम चाहिए, तो इट्स नॉट फेयर। ठीक है, और जिस तरीके से आपने वीडियो बनाया वो भी बहुत गलत है एक्चुअली, एक स्टूडेंट और टीचर के रिश्ते को खराब करने वाली बात आपने करी है। सो तो सदाशिव यहाँ पे क्लियर कट कहना चाहते हैं कि ना ही उनका कोई कंट्रीब्यूशन है उसके सक्सेस में। ठीक है, और जो भी यस वीडियो उन्होंने बनाया बहुत गलत बात है। सो हम क्लियर कर देना चाहते हैं यहाँ पे कि सदाशिव ने जो भी क्लेम से रिलेटेड जो भी बातें, हम वहाँ यही क्लियर कर देंगे कि सदाशिव ने मल्टीपल कोचिंग ज्वाइन करी थी। एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का भी हाथ है इसमें, इंडियन आईक्यू का भी यस हाथ है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान। आईआरए टॉपर की भी उसने पढ़ाई करी थी। उसके बाद और भी जो इंटरव्यू के लिए है, आरएस राजपूत सर की जो कोचिंग है उसमें से भी मतलब उसने लिया था, मतलब जो भी उसको बेस्ट बेस्ट लगा सब कोचिंग में से लिया। ठीक है, मगर इतना यस सारा लेके सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे, अगर मेरा ओपिनियन पूछेगा तो सदाशिव है। ठीक है, इन सब कोचिंग्स का उतना कुछ इफेक्ट नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर ये सारे कोचिंग्स से ही अगर कुछ होता तो सारे लोग टॉप बन जाते, टॉपर बन जाते, एएफओ बन जाते, मगर सदाशिव बना है। तो सदाशिव इज द मेन फैक्टर, सदाशिव इज द की फैक्टर। ठीक है, वो खुद अच्छा है, उसने खुद बहुत सारी मेहनत करके पढ़ाई करी है, इसलिए वो ये जॉब हासिल कर पाया। सो दैट इज द मेन पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम इस कंट्रोवर्सी से हट के आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, कंट्रोवर्सी तो मेरे को यस लगता है कि खत्म हो गई है, कंट्रोवर्सी कोई बात नहीं है। अब हमने क्लियर कर दिया यस है कि ही हैज जॉइन द मल्टीपल कोचिंग्स एंड दे ही हैव गिवन द कंट्रीब्यूशन। एक खराब बंदा था, उसने इस पे गलत आरोप लगाया, वो अच्छे नहीं है, वो निरर्थक है। सो वी विल यस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे इंपॉर्टेंट अभी लोग जो लोग जानना चाहते हैं वो है स्ट्रेटेजी। ठीक है, इतने यस सारे कोचिंग स्ट्रैटेजी। ज्वाइन करके किस तरीके से आपने पढ़ाई करी है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी जानना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है लोगों को। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमको भी क्या सताशी जैसा करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, सच में पूछा है मेरे को लोगों ने इंस्टाग्राम पे या फिर कहीं पे भी। ठीक है, तो हम जानना चाहेंगे सदाशिव से स्ट्रेटेजी क्या है, और सदाशिव भी मतलब ब्रेक डाउन करेंगे स्ट्रेटेजी का। उन्होंने भी फ्रेशर्स के लिए अलग से बनाई है। ठीक है, जिसके दूसरा तीसरा अटेम्प्ट चल रहा है उनके लिए अलग से वो स्ट्रेटेजी बताएंगे। सो ही विल ब्रेक इट डाउन एंड ही विल टेल एवरीथिंग सेपरेटली। सो वी विल मूव टू सदाशिव। बताइए स्ट्रेटेजी, बताइए सदाशिव जी। सर मैंने प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी बता देता हूँ सर। पहले से प्रीलिम्स का सर क्वालिफाइंग है सर, सब जानते हैं क्वालिफाइंग ही होता है सर। और ओवरऑल कटअप तो बस मेरा जितने भी फ्रेंड्स है वो बस ओवरऑल कटअप तो क्वांट और रीजनिंग के मार्क्स से ही निकाल देते हैं। बस हम्म। उनको इंग्लिश का सेक्शनल कटअप निकालना होता है। और मेरा भी कुछ वैसा ही था सर। मुझे भी बस इंग्लिश का ध्यान रखना था, अच्छे तरह से इंग्लिश का ध्यान रखना था। और क्वांट रीजनिंग तो उतना प्रैक्टिस था सर अच्छे से, जो मैंने किया था जब मैं फ्रेशर था 2021 में। तो फिर उतना प्रैक्टिस से आराम से हो जाता था सर। मैं ये प्रीलिम्स का स्ट्रेटेजी से आगे चलकर सर मैं मेंस के बारे में बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर। जब हाँ। मैंने फर्स्ट जब फ्रेशर होगा कि जब पढ़ाई स्टार्ट की थी सर, एकदम फ्रॉम द स्क्रैच जब पढ़ाई उस टाइम पे सर टाइम ही नहीं मिलता था सर। क्वांट का भी क्लासेस होता है सर, क्वांट के बाद रीजनिंग का होता है, उसके बाद इंग्लिश का होता है सर, इंग्लिश से पढ़ना होता है, टेस्ट देना होता है, सब कुछ होता है सर। और एग्रीकल्चर को टाइम ही नहीं दे पाते हैं सर। तो फिर उस टाइम पे सर 2021 में मैंने फर्स्ट एक ही इंस्टीट्यूट को फॉलो किया था सर। वो था सारथी एजुकेशन औरंगाबाद। वहाँ हम्म। का टीचर को फॉलो किया था सर। उसके साथ सर मैंने एक एक्स्ट्रा बुक ऐड किया था, वो था निमराज सुंदा बुक था सर। वो दो ही बुक ओके। मैंने रखे थे। उससे पहले हम्म। मैंने इसेंशियल और वो टॉपर्स नोट्स रीड किए थे, एमसीआर वो भी बुक थे, वो भी मैं रिवाइज करता था सर। और हम्म। प्रॉब्लम होता सर मुझे जब नवंबर और दिसंबर का मंथ आ जाता है, सो वो वहां से मैंने फ्लो एग्रीकल्चर का फ्लो ही कट हो जाता है सर। क्योंकि डर होता है सर, फर्स्ट प्रेशर होते हैं हम, क्वांट रीजनिंग का कुछ पता नहीं होता है सर, एग्जाम कैसे होगा कुछ हो। इसलिए मैंने वो अच्छी तरह से प्रीलिम्स तो निकाल दिया था सर, लेकिन मैंने मेंस में रह गया सर, इंटरव्यू नहीं हो पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में। हम्म। अब क्वांट रीजनिंग अच्छे से किया हुआ है, तो फिर मैंने सेकेंड ईयर जो होता है इसमें सेकेंड अटेम्प्ट, वहां पे मैंने इस साल सर इतना टाइम मिला सर। मैंने जब फरवरी में मेरा नहीं हुआ था सर, फेब से मैंने स्टार्ट किया था। एग्री कोचिंग चंडीगढ़ से मैंने बुक्स लिए थे, 6 एडिशन के 8 बुक्स थे सर। वहां से हम्म। मैंने स्टार्ट किया था सर। एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग, और वैसा वो चलता गया सर, मल्टीपल कोचिंग। और मेरा बस दो ही वो पढ़ाई करने का सर, बस दो ही सब्जेक्ट मैं कहता हूँ सर, दो, एक एग्रीकल्चर तो होता है सर, उसके साथ एक हम्म। इंग्लिश मैंने रीडिंग करता था। इतना या। ही किया सर, ये मैंने नवंबर दिसंबर तक बस यही किया है सर।
दिसंबर मंथ में थोड़ा सा एग्रीकल्चर को मैंने थोड़ा सा कम समय दिया, ज्यादा से ज्यादा मैंने मॉक्स दिया सर, क्योंकि फ्लो वही रहना चाहिए, फ्लो कट नहीं होना चाहिए एग्रीकल्चर के। एक बार से फ्लो कट हो जाता है तो फिर से वही फ्लो में आने के लिए, वही कंसेप्ट की क्लैरिटी आने के लिए फिर से बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ही वीडियोस फिर से देखना पड़ता है। इसलिए मैंने वो फ्लो रखने के लिए मॉक्स लगाता था नवंबर दिसंबर में, मॉक्स और उसका एनालिसिस करता था। ओके, कभी सैटरडे संडे मतलब पढ़ना। आपका मतलब जब आपका प्रीलिम्स नजदीक आ जाता है तब भी आपको फ्लो टूटने नहीं देना है एग्रीकल्चर का, आपको कंटिन्यू यस रखना है। यस यस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है इसका। और हम्म। 2-3 घंटे तो देना ही पड़ता है सर एग्रीकल्चर को, नहीं देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा सर, मेंस में स्कोर ज्यादा नहीं आएगा सर। हाँ, यस। ये लास्ट ईयर में मैंने एक्सपीरियंस किया था सर, ऐसे हुआ था लास्ट ईयर में, मैंने एग्रीकल्चर छोड़ दिया था सर दिसंबर मंथ में, कंप्लीटली मैंने बंद किया था, तो फिर मेरा स्कोर बहुत ही कम आया सर लास्ट करेक्ट ईयर में, करेक्ट। लास्ट अटेम्प्ट में। जैसे ओके। मुझे लगता है सर मल्टीपल कोचिंग करना है तो फिर आप सेकंड अटेम्प्ट में कर सकते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे तो फिर शायद इसका बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है प्रीलिम्स के ऊपर। कम मार्क्स आने की वजह से प्रीलिम्स में कम मार्क्स आ जाए तो फिर प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हो पाया तो फिर मेंस का सब कुछ ये हो जाता है, तो फिर वो बैलेंस करना पड़ता है सर, आई थिंक वो बैलेंस करके चलना पड़ता है, प्रेशर को बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ही प्रैक्टिस। अब पजल सिटिंग अरेंजमेंट सभी सब जानते हैं सर, जब मैंने प्रैक्टिस करता था तो 1-2 मंथ मुझे ऐसा लगता था वो क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ जो मैं कभी कर ही नहीं सकता था, 2 महीने लग गए सर मुझे पजल और सिटिंग हाँ सीखने हाँ में, हाँ। वो उसके बाद अच्छे से वो पजल ये हो सॉल्व होने लगे, तो फिर वहाँ बहुत ही ज्यादा टाइम देना पड़ता है सर, क्योंकि क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश ये जो 3 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए कंप्लीटली न्यू हो जाते हैं, नहीं हो जाते, सो वो पढ़ना पड़ता है, वहाँ पर ज्यादा ध्यान दीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। मुझे लगता है सेकेंड अटेम्प्ट में सर अच्छे से कर सकते हैं सर, मल्टीपल कोचिंग जो अभी कंसेप्ट हो बोल रहे हैं वो अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्वांट रीजनिंग तो आराम से नवंबर दिसंबर में देखेंगे तो चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बट सबसे इम्पोर्टेंट मतलब मेरे हिसाब से ये है कि मल्टीपल कोचिंग मतलब अगर देखा जाए तो उससे क्या होगा कि कहीं कुछ दिया होता है, कभी कहीं कुछ दिया होता है, तो मतलब डिवाइड कैसे करना है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, मतलब कौन सी कोचिंग से क्या पढ़ना है। मतलब मेरे हिसाब से यस तो कोचिंग ठीक है, मेरा बहुत पॉजिटिव नजरिया नहीं है कोचिंग को लेकर, मगर अगर देखा जाए तो कोचिंग से तुमको मतलब लेना क्या है, कौन सी मतलब ऐसे नहीं कि किसी कोचिंग का नाम लेके नहीं बताना है, बट बस यही यस यस बताना है कि एज अ कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है आज के दिन, ठीक है। जैसे हम पहले पहले बोलते थे कि एग्रोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बाद हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर अभी देखा जा रहा है कि एनिमल हस्बेंडरी, फॉरेस्ट्री, मतलब बाहर की जो सब्जेक्ट है जो नॉर्मली इतनी पढ़ाई नहीं करते बच्चे, उसके ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं। सो या इसके लिए कोचिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर किस चीज के लिए एक्चुअली ये कोचिंग्स इंपॉर्टेंट है, ये क्लियरली बताइए। ओके सर, मैंने पहले से सब्जेक्ट कौन सा इंपॉर्टेंट है ये बताना चाहूंगा सर, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही ज्यादा वो कहते हैं ना सर कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना चाहिए। एक एग्जांपल से देना चाहूंगा सर, लास्ट ईयर में हम देखा जाते थे हॉर्टिकल्चर के 10 से 12 क्वेश्चन आ गए थे, 10 to 12 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के ही थे लास्ट ईयर में, लास्ट अटेम्प्ट में मेरा। और इस बार देखता हूँ सर 1 से 2 ही क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से आए हैं सर। तो फिर हम्म। लास्ट ईयर के अटेम्प्ट के बाद ये कहते थे सर, कुछ लोगों ने ये कहते थे हॉर्टिकल्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर पढ़ना चाहिए। और मैंने हम्म। ये भी सुना है सर थ्रू आउट द जर्नी में पैथ इंटो से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, एक या फिर 2 क्वेश्चन आते हैं, पैथ इंटो के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, लेकिन इस बार से पैथ इंटो से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। और हाँ। मैंने ये भी सुना था सर कि अरुण कहते हैं हमको वॉल्यूम 1 ही पढ़ना, वॉल्यूम 2 मत पढ़ना, उसमें बॉटनी होता है, फिजियोलॉजी होता है, उसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बॉटनी नहीं पूछेंगे ईयरफो के एग्जाम में। इस बार से बॉटनी से भी क्वेश्चन आए हैं, तो फिर हाँ। हम ये भी नहीं कर सकते, ये बता ही नहीं सकते कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं हाँ। है, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से एक्चुअली क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये बता। एएफओ मेंस में बताना लगभग इम्पॉसिबल है कि क्या से क्या आएगा, मतलब दुनिया का कोई भी इंसान या, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। यस, मैं और एक ऐड करना चाहूंगा सर, लास्ट ईयर के आप जितने भी सारे एग्जाम पे ये क्वेश्चन पूछा है, ये सब्जेक्ट इतने क्वेश्चन पूछे थे, ये भी इसके बेस पर भी इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे, ये बताना भी कुछ हद तक सर गलत है सर, ये मेरा ओपिनियन है। हम्म। क्योंकि हम अब ये कोई नहीं बताएगा सर पैथ इंपॉर्टेंट नहीं है, पैथ ज्यादा मत पढ़ो, पैथ ये कोई नहीं बताएगा सर आप, क्योंकि इस बार हम्म। पैथ इंटो से क्वेश्चन आए, हाँ। पॉलिटी से भी क्वेश्चन आए थे, दैट सब्जेक्ट भी हम्म। इंपॉर्टेंट थे। हम्म। सब्जेक्ट के बारे में मुझे लगता है सर ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने हमने जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाई हमने ऐसे ये एग्रीकल्चर कॉलेज में होते यूजी में किया है ना सर, यूजी में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते थे उतने सब्जेक्ट आई थिंक पढ़ना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है सर। और आई थिंक एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर, वो बॉटनी भी अच्छे से पढ़ाते हैं, जूलॉजी भी अच्छे से पढ़ाते हैं, मैंने वीडियो कोर्स उनका लिया है, वो मैं अच्छे तरह से मैं वाकिफ हूँ उस चीज से। और हम्म। आई थिंक
और एक बात सर, मैं यहाँ से ऐड करना चाहूंगा सर, बुक्स के बारे में आपने पूछा था सर, एक कोचिंग के बाद दूसरी कोचिंग में जाते हैं तो क्या लेना चाहिए बुक से, क्या नहीं लेना चाहिए। मेरा ओपिनियन है सर, एक कोचिंग का जो भी मटेरियल होता है ऑथेंटिक 7 या फिर 8 बुक्स, वो इतना अच्छे से पढ़ना चाहिए सर स्टार्टिंग में, वो 10-12 बार वो पढ़ने के बाद से वो जब एक बार वो माइंड में अच्छे से बैठ जाता है ना, तो फिर उसके बेस पर हम दूसरी कोचिंग के जब नोट्स पढ़ते हैं तो तब हम फिल्टर आउट कर सकते हैं, कुछ कंसेप्ट नए है, ये कंसेप्ट नया है या फिर ये कंसेप्ट गलत है, तब तक हम कुछ फिल्टर आउट ही नहीं कर सकते, सब कुछ नया लगना लगता है सर। इसलिए एक ऑथेंटिक एक बुक को इतना बार पढ़ना चाहिए सर, उससे वो हमें वो याद होना चाहिए सर, हमें वो याद आना चाहिए सर, चीजें वो कंसेप्ट याद होना चाहिए, तब भी हम सर ये नया है ये नहीं है कुछ नया पढ़ते हैं, तो तब हम आइसोलेट कर सकते हैं सर चीजों, नई चीजें ये मेरे पास नहीं है, मैं इसको हाईलाइट करूंगा या फिर मैं खुद के नोट्स में लिख दूंगा, ये इसको मैं सर बोलता हूँ सर वैल्यू एडिशन, मैं खुद बोलता हूँ सर, क्योंकि जो भी हाँ मेरे पास मटेरियल उस मटेरियल में मैं कुछ और ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मार्क्स और भी ज्यादा बढ़ जाए, इसलिए मैं मुझे लगता है सर पहले एक कोचिंग को अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ो, आई थिंक मुझे लगता है बहुत ही 10-12 बार आपको जितना बार पढ़ना होता है वो पढ़ना चाहिए सर, उसके बाद आप जब दूसरी कोचिंग के नोट्स उठाएंगे तो उसमें से नई चीज आपको मिलते जाएंगे, वो हाईलाइट कर सकते हैं, या मैंने तो हाईलाइट करता था, मैंने नोट्स नहीं बनाता था, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम होता है तो फिर मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट करके रखता था सर, और जो चीज मुझे पता है सर मैं डायरेक्ट इग्नोर कर देता था सर। मैं ये नहीं चाहता था कि डेफिनेशन इस कोचिंग से भी पढ़ूं और उस कोचिंग से भी पढ़ूं, टीलेज का डेफिनेशन मैंने सभी कोचिंग के मटेरियल से पढ़ना नहीं चाहता था, उसका हाँ मतलब पता है सर, मैंने डायरेक्ट इग्नोर कर देता था, वहां से कुछ ओके नया ओके मिलता तो नोट डाउन करता था या फिर हाईलाइट हाईलाइट करता था, यही मैंने किया भाई सर। ओके। मतलब आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि मतलब एक किसी या भी सोर्स को, ठीक है, मतलब आपने यस सर, कोचिंग लगाई इसलिए कोचिंग बोल रहे हो, तो एक किसी भी या सोर्स को, मतलब अगर किसी कोचिंग क्लास के आपके पास बुक्स है या फिर वीडियो सोर्सेस है, तो यू कैन टेक दैट एज अ बेस, ठीक है, आपका बेस उसी पे होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए, यस तो सर, आपको यस सर, वही कोचिंग का बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, जितना बार आप रिवाइज कर सकते हो उसको रिवाइज करना चाहिए, ठीक है, उसको एक बेस पकड़ के किसी भी एक कोचिंग के या मटेरियल को। देन यस सर, अगर आपको जरूरत लगती है, मतलब होती ही है, क्योंकि कभी कभी मतलब सब कुछ एक सोर्स से कंप्लीट नहीं होता है, तो आप जब भी अगर कोई नई चीज पढ़ना शुरू करते हैं नए सोर्स से, नए कोचिंग से, समझ लीजिए, तो आपको बस एक वैल्यू एडिशन करना है, ठीक है। मतलब अगर टीलेज की डेफिनेशन दी हुई है और टीलेज का समझ लो कि टीलेज के फादर का नाम उस कोचिंग में दिया नहीं है, पहले वाले कोचिंग में बेस में, तो बस आपको दूसरे या वाले कोचिंग से उस टीलेज के फादर का नाम उठाना है और अपने नोट्स उठाना में है बस, ऐड कर लेना है कि ठीक है कि यस, टीलेज की डेफिनेशन तो पहले से ही दी हुई थी, बस फादर फादर या ऑफ टीलेज का नाम नहीं लिखा था, तो मैंने दूसरे वाले सोर्स से ले लिया, दूसरे वाले कोचिंग के मटेरियल से या ले लिया, उस उतना लिख दिया। सो यू जस्ट वैल्यू एडेड इट, सो आपका जो नॉलेज है वो या पूरे तरीके से कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो आपको यस, अगर ये अपने साथ भी करना है तो आपको ऐसे करना है, ठीक है, कि टीलेज की डेफिनेशन दोनों तरफ से नहीं पढ़नी है, आपको नहीं बस पढ़ना, यस, वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, आपको बस वैल्यू वैल्यू ऐड ऐड करना करनी है, है, यस, जो भी इनकम्प्लीशन किसी कोचिंग के मटेरियल में है आपको वो दूसरे सोर्स से लेकर वो इनकम्प्लीशन को या कंप्लीट करना है, बस इतना ही आपको करना है, ताकि आपका नॉलेज पूरा हो जाए, आपका जो प्रिपरेशन है पूरी हो जाए। ओके, यस, यही यस, कहना चाहते थे यस, यहाँ पे सदाशिव। यस, यस, यस सर, और यही चीज सर मैं मॉक टेस्ट में भी ऐड करना चाहूंगा, मॉक टेस्ट हम जब भी लगाते हैं सर, उसका जो क्वेश्चंस आपको नए लगते हैं सर, उसका मुझे लगता है सर वो नोट बनाने चाहिए सर, क्योंकि मैंने कई बार देखा है सर, कुछ टेस्ट सीरीज का जो मॉक टेस्ट होता है सर, वैसे ही क्वेश्चन आ जाता है सर, वही कंसेप्ट बेस, वैसे लैंग्वेज वो नहीं होता है सर, लेकिन वही क्वेश्चन आ जाता है सर, वो अच्छे से क्लिक हो जाता है सर, इसलिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर, बहुत ही लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया था सर, वो बेबी कॉर्न का हार्वेस्टिंग के बारे में पूछा था, वो 2 to 3 डेज आफ्टर सिल्किंग का आंसर था सर, ये क्वेश्चन मैंने पोल अटेम्प्ट किया था सर, इसी के ऊपर, और मैंने वो नोट डाउन किया था सर, जब मैंने बाहर आकर तो किसी मेरा फ्रेंड के साथ जब डिस्कशन किया था, तो फिर मैंने उनको यही कहा था सर, ये तो इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मुझे लगा था ये बेबी कॉर्न का मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, वो भी अटेम्प्ट किया होंगे सर, पोल वो भी अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन वो नोट डाउन नहीं करते, नोट डाउन नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो दिमाग से निकल जाएगा सर वो चीज, हाँ हाँ ये हाँ, इसलिए आप नोट भूल डाउन जाओगे उसमें। या पोल होता है सर, वो क्वेश्चन होता है, उसका ऑप्शन होता है, इमीडिएट क्लिक करने के बाद वो हाँ, आंसर आ जाता है आंसर टेलीग्राम मिल ही पे। जाता है, यस हम्म। सर, यस सर, सो मतलब आपका ये कहना है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो किसी मॉक का या फिर पोल्स जो टेलीग्राम पे सॉल्व करते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी लोग क्विज डालते हैं, तो यस, आपको यस, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, आपको वो लिख लेना चाहिए, ताकि आपके फ्यूचर रेफरेंस में काम आ जाए, ठीक है। रिवीजन ही नहीं कर सकते तो मुझे मेरा तो यही मानना है सर, रिवीजन नहीं कर सकते तो पढ़ना ही बेकार है, मेरा तो मैं यही करता हूँ सर, रिवीजन कर सकते हाँ तो फिर ही पढ़, रिवीजन नहीं कर सकते तो कुछ भी मत पढ़ना है सर, आप जितने सिलेक्टिव होकर पढ़ेंगे वही अच्छा रहेगा सर, रिवीजन नहीं हाँ होगा तो फिर कुछ याद ही नहीं रहेगा सर, ये मैं हाँ। मानता हूँ सही से, तो एक यस सर, बहुत ही मतलब बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि अगर रिवीजन आपसे करनी होती है, नहीं रिवीजन अगर होती है पढ़ो ही मत, तभी पढ़ो। एक्चुअली बहुत वो करेक्ट है, हाथ में नहीं बहुत करेक्ट स्टेटमेंट है कि रिवीजन अगर आप नहीं कर पाओगे ना लगता, एयरफोर्स के एग्जाम में, मतलब या देखो पढ़ना ही नहीं, आपके लिए बहुत सदाशिव के अगर आप राह पे चलेंगे तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि वो कर सकता है, वो सब कुछ पढ़ के रिवाइज कर सकता है, ओके, या उतनी उसकी कैपेसिटी यस, है। ये आपको यस, आपके कैपेसिटीज के हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी तैयार करनी है कि आप कितना पढ़ के रिवाइज कर सकते हो। और जैसे कि या उसने बोला है कि रिवीजन इज द की, रिवीजन अगर आप नहीं कर पाते तो आपका पढ़ना बेकार है इस एग्जाम के लिए। यस सर, सो आपको यस, सिलेक्टिव पढ़ के आपके हिसाब से, आपके कैपेसिटी के हिसाब से उसको रिवाइज करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो
थोड़ा सा पढ़ के जो रिवाइज करते हैं वो पास नहीं होते, ठीक है, पास वो भी हो जाते हैं, ठीक है, भले ही टॉपर ना बने सदाशिव जी की तरह, मगर पास हो जाते हैं, एग्जाम निकल जाता है, उतना भी काफी होता है। सो जो सदाशिव ने बात कही बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करके पढ़ना है और रिवाइज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस अभी सदाशिव अगला क्वेश्चन जो है, मतलब जो आपने मिस कर दिया एक्चुअली, कि यस जो स्ट्रेटेजी बतानी थी हम स्प्लिट नहीं कर पाए उस स्ट्रेटेजी को ठीक से, कि फ्रेशर के लिए स्ट्रेटेजी क्या है और 2-3 बार अटेम्प्ट होने वाले को की क्या स्ट्रेटेजी। तो पहले हम सदाशिव से पूछेंगे कि एक फ्रेशर अगर, ठीक है, कल से अगर किसी को एग्जाम की प्रिपरेशन चालू करनी है, ठीक है, प्री का छोड़ दीजिए, प्री हमारा मतलब प्री तो क्वांट रीजनिंग बहुत और इंग्लिश का बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पे ही बहुत अवेलेबल है, सो यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। बट अगर आपको बस मेंस का अगर पढ़ाई कल से चालू करना है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किसी फ्रेशर की, वो पहले बताइए आपके हिसाब से। ओके सर। मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है सर, वो फ्रेशर में फर्स्ट अटेम्प्ट में वो निकाल देते हैं, डायरेक्ट पोस्ट ही उनके हाथ में आ जाता है सर। हाँ तो फिर उनका भी मुझे मुझे लगता है सर, जब फ्रेशर होती है तो ये डर होता है इसकी प्रीलिम्स का निकलता है या नहीं निकलता है, वहाँ प्रैक्टिस करना चाहिए, वहाँ टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है सर। कभी कभी 1.5 और 2 आवर्स का वीडियोस होते हैं, तो वहाँ टाइम ये खुद पर डिपेंड करता है सर। किसी का इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो सकता है सर, वो वहां से कम समय देकर के यहाँ एग्रीकल्चर को ज्यादा समय दे पाता है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में वही हुआ था सर, मैंने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को अच्छे समय देता था, फिर एग्रीकल्चर को थोड़ा बहुत कम समय दिया। तो फिर मुझे लगता है सर, यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में सब बैलेंस करना आना चाहिए सर। एग्रीकल्चर को भी हम अच्छे टाइम दे रहे हैं और एग्रीकल्चर का बुक्स भी हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो फिर यहाँ बैलेंस कर पाता है, जो भी कुछ बैलेंस कर पाता है ना सर, वो टाइम क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और जो एग्रीकल्चर को, तो फिर वो आराम से हो जाता है सर। और आई थिंक एग्रीकल्चर यहाँ वही अच्छे से पढ़ सकता है सर, जो पहले उनका जो एकेडमिक कुछ एकेडमिक रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड्स हम कहते हैं, एकेडमिकली वो अच्छा हो तो फिर इजीली पढ़ सकता है सर। मुझे लगता है सर, मुझे तो खुद यही लगता है सर, प्रेशर को मल्टीपल कोचिंग के पीछे मत जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा समय जाएगा सर एग्रीकल्चर के पीछे। हाँ इसलिए मुझे लगता है सर, ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट। 2 सोर्सेस मैंने भी देखा था सर, कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर और निर्मला सुंदर, जब मैंने पहले अटेम्प्ट था सर। उसके बाद सर मैंने जब यहाँ पर मैंने ये जो अटेम्प्ट था सर, मेरा सेकंड अटेम्प्ट, यहाँ पर मैंने तो 2 सोर्सेस रखा था। एग्री कोचिंग चंडीगढ़ का 8 बुक्स था सर, और उसके बाद ICAI का बुक्स थे, उसके बाद मैंने जो बनाया था वो ई बुक्स थे। तो फिर मल्टीपल कोचिंग में क्या होता है सर, क्वांट रीजनिंग को समय कम देना पड़ता है, वो तो हम डायरेक्ट नवंबर दिसंबर में ही देखते हैं, डायरेक्ट वो उससे ओरल कट कर देता है। तो मुझे लगता है सर, फ्रेशर को थोड़ा सा मल्टीपल कोचिंग को अवॉइड करना चाहिए, यही मेरा एक सजेशन रहेगा सर। सो मतलब आपको ये कहना है कि देखिए ऐसा नहीं है कि आपके 2-3 अटेम्प्ट के बाद ही सिलेक्शन होगा, एज अ फ्रेशर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि मैंने ही बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं मेरे बैच इन द सेंस, जो मेरी जब मैं एएफओ बना था तब मेरी जो बैच थी उसमें लगभग 90 लोगों का ट्रेनिंग हमारा साथ में हुआ था, तो 30-40 जन ऐसे थे जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया था। सो मेरे साथ जो बैठा था उसने तो मतलब कुछ 30-40 दिन में पढ़ाई करके निकाला था, वो भी मतलब सदाशिव की तरह बहुत अच्छा स्टूडेंट था, उसकी एमसीआर में भी अच्छी रैंक थी, सो ही इज आल्सो गुड स्टूडेंट। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे उसने ये भी बोला सदाशिव ने कि बेसिक अगर किसी का क्लियर है, 4 साल की पढ़ाई उसने अच्छी की है बीएससी एग्रीकल्चर की, तो भी आपको बहुत फायदा होगा। तो उसका फायदा हमको दिखाई देता है फ्रेशर की अटेम्प्ट में, ठीक है, जब फ्रेशर्स अटेम्प्ट करते हैं तो फ्रेशर अगर निकाल ले रहे हैं किसी भी एक सोर्स को पकड़ के, तो उनका बेसिक अच्छा होता है। सो Yes, sir. यहाँ पे सदाशिव यही कहना चाह रहा है कि मल्टीपल कोचिंग जैसी चीजों को फ्रेशर्स को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश मतलब जो प्रीलिम्स का पोर्शन है, उतना ही टाइम आपको एग्रीकल्चर को भी देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, दोनों में बैलेंस बना के रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि आपका एक इंपॉर्टेंट चांस बने, ठीक है। आपको ऐसे मतलब सोच रख के नहीं चलना कि मैं तो फ्रेशर हूँ, ठीक है, इस बार एग्जाम दूंगा मतलब मजाक के लिए, अगली बार जाके सीरियस होगा, तीसरी बार में निकालूंगा, आपको ऐसे सोच रखने के नहीं चलेगा। आप अगर Yes. एक अच्छा बैलेंस रख के अगर चलते हैं एग्रीकल्चर और प्रीलिम्स वाले सब्जेक्ट्स में, तो यू कैन स्कोर, ठीक है, आराम से निकल। Yes, yes, है ना, आराम से निकाल सकते हैं। और आपको yes. बस यहाँ पे एक ध्यान रखना है, जो सदस्य ने कहा कि आपको मल्टीपल सोर्सेज का यूज नहीं करना, आपको एक सोर्स के साथ जाना है, उसको रिवीजन करनी है, Yes, सो दैट यू कैन हैव मोर चांस, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उसी सोर्स से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, लक की बात होती है, yeah. योर ये भी लक हो एंड सकता है। चांस। Yes. 2021 में हुआ था सर, सभी क्वेश्चंस निर्मला सुंदर से ही थे, और उसे आई थिंक कट ऑफ 41 तक गया था सर। हाँ 42 का था, मैं उसी में पास हुआ था। यस यस सर, यस सर, हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है। तो यस सर। मुझे लगभग 49 मार्क्स थे उस वक्त। तो देखिए मतलब सर, बहुत अच्छे मार्क्स। बहुत सारे मतलब ये अच्छे मतलब ये एवरेज मार्क गिन रहे थे तब लोग, बहुत सारे लोगों को 50 के ऊपर मार्क्स थे उस वक्त, बड़ा हाई कट यस ऑफ सर, था। तो यस ये यस। भी होता है बच्चों की, स्टूडेंट्स लोग की, अगर इजी क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत फोकट में मिल गया, तो कट ऑफ भी उतना ही हाई रहता है। यस सर। तो आपको उतने क्वेश्चन भी निकालने होते हैं। ये सर, यस सर। हाँ सो अभी हम जानते हैं कि अगर कोई थर्ड फोर्थ, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैंने खुद देखे कि
अभी 7वें 8वें अटेम्प्ट में पास हुए हैं। सो बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया इस जॉब के लिए लोगों ने, ठीक है। सो यस सर। ऐसे लोगों के लिए अगर सदाशिव, ठीक है, अगर कुछ कहना चाहता है कि उसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो सदाशिव क्या कहेगा, ठीक है, आप ये जानते हैं। 7 to 8 अटेम्प्ट्स या फिर 5 to 6 अटेम्प्ट जो होता है ना सर, ये एक स्टेटमेंट काफी फेमस है सर। वो कहते हैं ना सर कि रीडिंग सिंगल बुक रीडिंग वो क्या कहते हैं, रीडिंग सिंगल बुक 10 टाइम्स इज मोर बेटर देन वो रीडिंग 10 बुक्स एट वंस। वो कहते हैं ना हाँ सर, एक ही हाँ बुक को 10 बार पढ़ना चाहिए rather than reading 10 books at once। वो हाँ। मुझे लगता है सर, कोई नहीं पूछता है सर, एक ही बुक को 10 बार पढ़ना चाहिए। 10 बार पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए सर? 10 बार क्या 11 टाइम पढ़ना चाहिए या 12 टाइम वही पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? ये कोई नहीं हम्म। पूछता है सर। बस हाँ मुझे लगता है सर, एक बुक को 10 टाइम्स पढ़ते हैं, ठीक है सर, 11 टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं, आपका परफेक्ट हुआ है तो फिर और बुक को चला जाना चाहिए। थोड़ा सा आपका जो क्या कहते हैं सर, आपका जो मटेरियल होता है ना सर, आपका जो बुक का जो भी सोर्स होता है ना सर, वो थोड़ा सा ब्रॉड करने का जरूरत है सर। इससे क्या होगा सर, बहुत ही उनका एरिया जो होता है ना सर, नॉलेज का एरिया बढ़ जाएगा। तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो फिर आराम से वो अटेम्प्ट कर पाते हैं सर। इसलिए मुझे हम्म लगता है सर, ये थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी भी मैटर करता है सर, क्योंकि ईएफओ में ही मैटर करता है सर। बाकी आप यूपीएससी में जाएंगे तो या फिर एमपीएससी में जाएंगे तो फिर ये हम्म सही है सर स्टेटमेंट कि एक ही बुक को 10 बार पढ़ना चाहिए rather than हम्म reading 10 बुक को 10 बुक्स एट वंस। वो हम्म मुझे लगता है सर, यहाँ पर ईएफओ में बहुत ही ज्यादा वास्ट होता है सर, कहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है पता ही नहीं चलता। तो फिर नॉलेज का जो एरिया होता है वो ब्रॉड करने के लिए थोड़ा बहुत मटेरियल्स भी थोड़ा सा ज्यादा ऐड करना चाहिए। वही सेम बुक्स पढ़ के वही, तो फिर उतना ही मार्क्स आ जाएंगे सर, फिर से रह जाएंगे, फिर से कम मार्क्स। तो फिर थोड़ा सा मुझे उनका पढ़ने का जो एरिया है, पढ़ने का जो मटेरियल है, थोड़ा सा वो ज्यादा कर देना चाहिए। जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दे देता हूँ सर। मैंने एमसीआर को एसेंशियल और प्रॉपर नोट्स पढ़ा था, वो वैसे ही मेरे पास रखा था सर, रिवीजन करता था। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव निमलाज पढ़ा था सर, वो भी मेरे पास था, वो भी रिवीजन करता था। उसके बाद मैंने फिर से एसीसी आईआर का बुक्स पढ़ा है, वो भी मैंने रिवीजन करता था। तो फिर थोड़ा बहुत एक ही क्यों ना हो, तो थोड़ा सा रिसोर्स ज्यादा बढ़ाने थोड़ा चाहिए। इसका रिजल्ट 100% मिलेगा सर। मुझे मिला है तो फिर मुझे लगता है सर, बाकी और को भी मिल जाएगा सर आराम से इससे रिजल्ट। यही मैं कहना चाहूंगा सर। मतलब आप जो भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं उनके लिए कहना चाहते हैं कि आपकी जो करंट स्ट्रेटेजी वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। आपका जो करंट Yes, sir. जो भी आप सोर्स से पढ़ रहे हो इतना इफेक्टिव नहीं है। आप पहले 10 बार उसको सोर्स को पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपने उसमें आपकी जो डायरेक्शन है जिसमें आप प्रिपरेशन करते हो आपकी गलत हो सकती है। सो यू हैव टू, आप ये चेक करना चाहते हो कि आपको ऐड करना चाहिए, ठीक है। आपके रिसोर्सेज Yes, sir. आपको वॉश करने की यहाँ पे जरूरत है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब आपका जो Yes, sir. जो मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हैं, जो सीनियर है एस्पिरेंट्स, उनको बस यही कहना है कि आप ऐड करिए, आपके रिसोर्सेज बढ़ाइए, Yeah. ताकि आप मतलब कुछ आपके इम्प्रूव हो, आपका नॉलेज इम्प्रूव Yeah. Yes, sir. Yes, sir. हो। ओके, तो अब तक हमने बात करी है कंट्रोवर्सी की, ठीक है। एफओ पे जो भी टॉपर है सदाशिव जी, उनके सक्सेस के पीछे जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में हमने बात कर ली, उनकी स्ट्रैटेजी देख ली, प्रेशर के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हैं ऐसे लोगों के लिए। अभी हम देखना चाहते हैं कि ये सब तो मटेरियल की बातें हमने कर ली, मगर एक चीज होती है कि प्रैक्टिस भी करनी होती है, ठीक है। प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए करनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आपको मेंस के लिए भी करनी होती है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस के बारे में, मॉक्स के बारे में सदाशिव जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए जरा। सर आई थिंक मुझे लगता है सर, मेरा वो और कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ने का मेन रीजन ही यही था सर। प्रैक्टिस के लिए मुझे मॉक टेस्ट चाहिए था। आई थिंक यही एक मेन रीजन था सर। ओके। एंड जब सर फर्स्ट जो प्रेशर होता है ना सर, वो एक बार कंप्लीट प्रोसेस में से निकल चुका होता है सर, उनको पता होता है सर कैसे ये प्रोसेस होता है, ये मॉक्स कैसे होते हैं सर, एक्चुअल एग्जाम कैसा होता है वो। इसलिए सर मुझे लगता है जब प्रेशर जब वो यदि सपोज नहीं होता है, तब भी सर वो मॉक देने के लिए रेडी है सर, क्योंकि वो कंप्लीट सिलेबस एक बार पढ़ चुका है। तो फिर मुझे लगता है सर, उनको ज्यादा से ज्यादा मॉक देना चाहिए, जैसे मैंने किया था सर। मॉक नहीं मिलता है तो फिर मैंने मॉक को कहीं से मैंने देखता था, जैसे सर एमएफ के ऊपर अफोर्डेबल फीस में उन्होंने 50 मॉक्स दिया हुआ है उस टाइम पे, मैंने वहां से वो मॉक्स देता था सर। मॉक्स देना और एनालिसिस करना, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना मुझे लगता है सर मॉक्स देना चाहिए, और एनालिसिस भी अच्छे से करना चाहिए। एनालिसिस से एक बात पता चलता है सर, मुझे लगता है कि हम कहाँ वीक है, ये बात आई थिंक एनालिसिस से पता चलता है सर। वो यदि मैंने अटेम्प्ट किया और मुझे पोल्ट्री से मेरा क्वेश्चन 2-4 गलत हो गए, तो फिर मुझे लगता है सर वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता है ना, उसमें से पता चलता है सर कि हाँ, पोल्ट्री मुझे ज्यादा रिवीजन करना चाहिए, पोल्ट्री ये खुद को एनालाइज करने का एक तरीका है सर मॉक टेस्ट। आई थिंक मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मुझे यही लगता है सर। मैंने और बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट आई थिंक दिया हुआ है सर इस बार इस अटेम्प्ट में सर मैंने। ओके ओके ओके। सो आपका क्लियरली ये यहाँ पे ये कहना है कि मॉक टेस्ट से जो है आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। सदाशिव पहले ही हमको पता चुका है कि ये अब वो जमाना नहीं रहा जब आप ये कह सकते हो कि एग्रोनॉमी से क्वेश्चन आते हैं, प्लांट पैथोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, या फिर बॉटनी से क्वेश्चन नहीं आते, हॉर्टिकल्चर से ही आते हैं। अब वो जमाना नहीं रहा, ठीक है। आप कहीं से भी निकल के कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। सो अगर आप सब सब्जेक्ट्स पे आप फोकस करना चाहते हो, तो आपको सब सब्जेक्ट्स को जो इंक्लूड करती है ऐसी बहुत सारी मॉक्स भी देनी पड़ेगी, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है एंड आपको कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर देना है
कहाँ पे आपको ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए एक्चुअली, ठीक है। तो ये सदाशिव ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज योरसेल्फ सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट पार्ट, ठीक है, जो आपका खराब है, ठीक है। तो मॉक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस ओके ओके। अब सर लास्ट में सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर, आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है ज्वाइन किए हुए सर, आप एक अच्छे बैंक में आप ज्वाइनिंग है सर, आप वर्क कर रहे हैं एज एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। मुझे भी सर यही बैंक में करियर बनाना है, तो फिर कौन सा ऐसा थिंग्स, कौन सा ऐसा चीज है सर जो मुझे फॉलो करना चाहिए, या फिर कौन सा ऐसा जो क्या क्या एक्चुअल में मैं होना चाहिए, मेरा जो अप्रोच होता है सर टुवर्ड्स बैंकिंग, काम करते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैंने आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, एज ए बैंकर में कैसे मुझे ग्रो करना चाहिए बैंक में, ये आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ सर। ओके ओके ओके। सो सदाशिव ने यहाँ पे गेम बदल दी है कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एज अ बैंकर, एज अ एएफओ कैसे ग्रो कर सकते हैं आप बैंक में, ठीक है, कौन सी चीजें उनको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको एज अ एएफओ आपको ये पता होना चाहिए सदाशिव कि आप ब्रांच में एक बहुत पावरफुल पोजीशन में हो, ठीक है, ब्रांच में कह दो, बैंक में कह दो, ठीक है, बैंक में ब्रांचेस होती है, तो हम एज ए यूनिट लेके चलते हैं कि आप ब्रांच में हो और ब्रांच में आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो नेशनलाइज बैंक है, जो भी सरकारी बैंक है, वो काम करती है जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा हुआ तबका है, जो सोसाइटी का, ठीक है, जो जो नीडी है, जहां तक प्राइवेट बैंक नहीं पहुंचती है, ठीक है, ऐसे जगह पे पहुंचने के लिए ही सरकारी बैंक होती है, ठीक है। तो उस पोर्शन में, उस पोर्शन ऑफ सोसाइटी में सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं वो फार्मर्स होते हैं, ठीक है, और फार्मर्स से एएफओ सीधे सीधे कनेक्टेड होता है। सो आपकी जो पोजीशन है एज एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो फार्मर्स से कनेक्टेड है, वो एक सरकारी बैंक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन ब्रांच। सो यू हैव टू नो दैट यू आर इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, सबसे पहले। और ठीक है, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट बात होगी। तो ये इसके साथ में और एक जोड़ना चाहूंगा कि आपके पास बहुत पावर है, आप एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है, उसी वजह से एएफओ को उतना आसान जॉब नहीं माना जाता बैंक में, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि मैनेजर का काम इजी होता है रादर देन एएफओ, मैनेजर होना ज्यादा आसान है एएफओ होने से, ठीक है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे बैंक में कहने वाले, ठीक है, क्योंकि इसका रीजन ही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज्यादा एएफओ भी दी जाती है, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल ऑफिसर्स होते हैं बैंक में, ठीक है, जो उसको पगार सेम होता है एएफओ के बराबर ही उनको पगार मिलता है, मगर एक मिनट, ठीक है, एएफओ के बराबर ही उनको पगार मिलता है, मगर उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे पूछने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। मतलब किसी जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस, हेड ऑफिस से उनको फोन आके कोई पूछता नहीं है कि क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, क्या बैठे हो, ठीक है, ऐसे कोई नहीं पूछता, मगर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिस से एचओ मतलब हेड ऑफिस, सर्कल ऑफिस, जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, सारे ऑफिस वाले आपको फोन करके पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। सो यू आर हैविंग द पावर, सो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, और आप एक इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, तो आपको ये लेके समझना चाहिए, ठीक है, कि एज एफ आप एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो, आपको ये ब्रांच में दिखाना भी है। उसके बाद अगर आप एक सेकंड पॉइंट लेके चलेंगे, तो अगर आपको एज ए बैंकर ग्रो करना है, तो आपको देखना है कि आपकी जो नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है, एएफओ की नेक्स्ट स्टेज है मैनेजर, ठीक है। मतलब एक एएफओ ऐसी एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है जो आगे जाके मैनेजर बनता है, मतलब जनरलिस्ट बन जाता है, जनरल बैंकिंग में आ जाता है। आप समझेंगे नहीं, मैं आपको एग्जांपल के समझाता हूँ, ठीक है। अगर आप मार्केटिंग ऑफिसर ज्वाइन करते हो एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर में, मार्केटिंग ऑफिसर होता है, आईटी ऑफिसर होता है, राजभाषा अधिकारी होता है। सो अगर आपने मार्केटिंग ऑफिसर अगर ज्वाइन किया है, तो आपका प्रमोशन मार्केटिंग मैनेजर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। आप जो नॉर्मल मैनेजर होता है वो नहीं बनेंगे, ठीक है। उसका अगर आप आईटी ऑफिसर हो तो आपका प्रमोशन होता है आईटी मैनेजर, मतलब सीनियर आईटी एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाते हो, ठीक है। राजभाषा अधिकारी का भी सेम होता है, वो सीधे जाके मैनेजर नहीं बनता, जो नॉर्मल जो ब्रांचेस है उनका हेड उनको बनाया नहीं जाता, मगर एएफओ के साथ वैसा नहीं है। एएफओ की अगली स्टेज है कि आप मैनेजर बनोगे, आपके हाथ में ब्रांच दी जाएंगी, आप ब्रांच के हेड बन जाओगे, ठीक है। तो अगली जो स्टेप है एएफओ की, आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि आप एज ए मैनेजर आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, वो आपको ऑब्जर्व करना है, मैनेजर क्या क्या कर रहा है, ठीक है। मतलब ये अगर आपने पूछा कि ग्रो करना है इसलिए, ठीक है, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको ये देखना चाहिए कि मैनेजर कैसे काम करता है, मैनेजर के क्या क्या काम होते हैं, और आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए अपने मैनेजर से, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैनेजर बनना है आगे जाके, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रांच मैनेज करने में और ब्रांच चलाने में कौन से काम होते हैं, ठीक है। आपको पासबुक प्रिंटिंग से लेकर, जो सबसे नीचे वाला काम माना जाता है, आपको पासबुक प्रिंटिंग से लेकर जो एडवांसेस होते हैं, बड़े बड़े टर्म लोन्स होते हैं, वो कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ब्रांच में जाते ही अगर समझ ले कल ज्वाइन करते हो, तो आपको ब्रांच में जाते ही देखना चाहिए कि जो क्लर्क है, जो कैशियर है, कैशियर भी क्लर्क ही होता है, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ठीक है, कैशियर भैया क्लर्क होता है, ठीक है, ऑफिसर भी नहीं होता है। तो वो कैशियर क्या काम करता है, क्लर्क क्या काम करता है, ठीक है, वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका नॉलेज जो है आपकी बैंक की सिस्टम का बढ़ जाए। सो पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि आपको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, ताकि
आप लोगों को शो कर पाओ, ठीक है। उसके बाद आपको मैनेजर से सीखना है, और जो बैंक के काम होते हैं उस सबको ऑब्जर्व कर करके आपको जो ब्रांचेस वाले काम है वो सब सीखना है। उसके बाद तीसरी बात है कि एएफओ जो होता है वो एएफओ ब्रांच में पैर रखते ही जो बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है लोन देने का काम, ठीक है। बैंक में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम माना जाता है वो लोन देने का काम माना जाता है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस उसी से आता है, पैसे उसी से कमाती है ज्यादा बैंक, लोन देने से। तो एएफओ पहले दिन से वही काम करता है बैंक में जाने के बाद। सो वो एडवांस का काम आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो वो भी आपको अच्छे से सीखना चाहिए कि आपकी मतलब ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, ठीक है, एडवांसेस में। उसके बाद एक में चौथा पॉइंट जो है वो अलग तरीके का पॉइंट है, ये सब तो ब्रांच से रिलेटेड हो गया कि आपको ये सीखना है। चौथा पॉइंट ये है कि आपको जेआईबी सीआईबी, अगर आपको ब्रांच बैंक में अगर आपको ग्रो करना है तो आप बहुत अच्छा रहेगा कि आप जेआईबी, ठीक है, JAIIB, ठीक है, उसमें शॉर्ट फॉर्म में जेआईबी बोलते हैं, ठीक है। जैप भी बोलते हैं कुछ लोग, जैप कैप, ठीक है। जेआईबी सीआईबी जो है आपको निकाल लेनी है, ठीक है। जेआईबी से एक इंक्रीमेंट मिलता है आपको, और सीआईबी से एक इंक्रीमेंट मिलता है। पहले जेआईबी पास करनी होती है, उसके बाद सीआईबी पास करनी होती है, ठीक है। ये दो एग्जाम्स के नाम है जो IIBF, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस लेती है। अगर ये एग्जाम अगर आप शुरुआत के दौर में अगर आप पास कर ले तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आपके जो प्रमोशंस है, आपके जो कंफर्मेशन है, उसमें आपको बहुत हेल्प होंगी इससे, ठीक है। तो ये सब आपको करना है शुरुआत में एज ए बैंकर अगर ग्रो करना है तो सदाशिव। ओके ओके, थैंक यू सो ज्यादा मच डिटेल में सर। बता दिया मैंने। तो तो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन भी हमने देख लिया, ठीक है। और हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें कवर कर ली है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कंट्रोवर्सी भी खत्म कर दी है, ठीक है। सदाशिव की जो सक्सेस की कंट्रोवर्सी थी, जो अलग अलग लोग इसको क्लेम कर रहे थे कि ये मेरा है, ये मेरा है, सदाशिव मेरा है, तो मैं कहना चाहता हूँ सदाशिव किसी का नहीं है, सदाशिव खुद का है, उसका सक्सेस है तो सदाशिव का खुद का है। बस उसने बहुत सारे लोगों से हेल्प की है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन उसके जो जो देना चाहिए सदाशिव ने वो उसको मतलब ये दिया है, जो भी क्या बोलते हैं उसको, है यार, ठीक। तो सदाशिव खुद का है, ठीक है, मगर सदाशिव ने बहुत सारे लोगों की हेल्प ली है, तो सब बहुत सारे कोचिंग्स की हेल्प ली है, तो सदाशिव ने सबका क्रेडिट सबको दिया है जिससे उसने हेल्प ली है, ठीक है। जिसने हेल्प नहीं की, जिसका कुछ पढ़ा नहीं, उसको क्यों ही वो दे, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी भी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद सदाशिव ने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजी बताई है कि उसने क्या फॉलो किया है, ठीक है। उसके बाद उसने फ्रेशर के लिए भी अलग से स्ट्रैटेजी बताई आपके लिए, और जो मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए भी स्ट्रैटेजी बताई, ठीक है। एक क्वेश्चन उसने मेरे को भी पूछा कि एज ए बैंकर आप कैसे ग्रो कर सकते हो, उसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड मेनी थिंग्स हियर विद सदाशिव। एंड अब हमको मतलब यही बोलना चाहता हूँ मैं कि जो भी लोग ये देख रहे हैं वीडियो, वो अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू करिए, अच्छे से करें जिन्होंने पहले शुरू कर दी है। और हम सदाशिव को यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये करना चाहते हैं कि सदाशिव का एज ए बैंकर हम देखें कि आगे जाके वो MD CEO तक पहुंचे, ठीक है, किसी बैंक के MD CEO बन जाए, इतना ग्रो कर जाए, ठीक है, अपने बैंकिंग करियर में। तो हम यही शुभेच्छाएं देना चाहते हैं सदाशिव को। एंड थैंक यू सदाशिव, ठीक है, अपना समय यहाँ पे देने के लिए। थैंक यू सर। मैंने भी थैंक यू बोलना चाहूंगा सर, आपको मैंने रिक्वेस्ट किया था सर, आपने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दिया सर, कुछ ये बताना था। सो फिर मैं फाइनली सर थैंक्स बोलना चाहूंगा सर। थैंक यू सो मच सर, मैंने आपको ये अपॉर्चुनिटी, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया इसलिए सर ओके थैंकफुल रहना चाहूंगा सर। ओके। सो गाइस, ठीक है, तो हम अलविदा लेते हैं, मैं और सदाशिव। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, ठीक है। ऐसे ही वीडियो शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय।